नमस्कार, मैं हूँ मनोहर सिंह मनोला। आज आपके बीच नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एसआईपी म्यूचुअल फंड लाल निशान में क्यों? क्या आप भी मौजूदा बाजार एवं एसआईपी म्यूचुअल फंड के गिरावट को देखकर घबराए हुए हैं? क्या इस वीडियो को लेकर आपके मन में सवाल है कि आगे क्या होगा? इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाजार की मौजूदा हालात को कैसे समझें, म्यूचुअल फंड निवेश से इस स्थिति में कैसे लाभ उठाएं और दीर्घकालिक निवेश में धैर्य क्यों जरूरी है। यह भी जिक्र करेंगे कि एसआईपी में लगातार कई समय तक मार्केट के गिरने से भी अन्य बचत स्कीमों से ज्यादा पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। भारत सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। एसबीआई रिसर्च 2023 के अनुसार वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपया $2500 के आसपास है, जो 2047 तक बढ़कर 14.5 लाख यानी कि 14.9 लाख लगभग $18,000 प्रतिवर्ष होने का अनुमान है। इसी दिशा में एमपी ने भी 2047 तक म्यूचुअल फंड उद्योग को 2791 लाख करोड़ का ईयूएम बनाने का लक्ष्य रखा है, जो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ एमपी के अनुसार 31 जनवरी 2025 को कुल म्यूचुअल फंड में भारतीय लोगों का जमा राशि 67.3 लाख करोड़ है, जिसे एयूएम भी बोला जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसआईपी म्यूचुअल फंड में अगले 22 वर्ष यानी कि 2047 तक 40 गुना वृद्धि होने का अनुमान है, जो भारत में एसआईपी म्यूचुअल फंड की अपार संभावनाओं को दिखाता है। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड निवेश, इसकी ग्रोथ और निवेशकों के लिए जुड़ी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। आइए, द ग्लोबल इकोनॉमी 2020 के आंकड़ों को अगर हम देखें, दुनिया के धनी देशों में शुमार लग्जमबर्ग म्यूचुअल फंड एयूएम अपनी जीडीपी का 8,330% है। वहीं सिंगापुर की अगर हम बात करते हैं तो 998%, अमेरिका की अगर हम बात करें 140%, यानी कि अपनी जीडीपी का टोटल इतना बड़ा प्रतिशत वह अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। एमपी के अनुसार 31 जनवरी 2025 को भारत का टोटल म्यूचुअल फंड एयूएम 67.3 लाख करोड़ है, जो जीडीपी का 24.5% बनता है। अब हम जानते हैं कि इस मार्केट की गिरावट के संभावित कारण क्या हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज की डेट में आप देख रहे हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ है। अगर हम बात करें कि इस करेक्शन के क्या कारण है, उन कारणों में सबसे पहले समझते हैं जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश की जीडीपी उसकी आर्थिक स्थिति को मापने का सबसे बड़ा मानक होता है। जीडीपी किसी देश की एक नियमित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं को, सेवाओं को, कुल मूल्य को दर्शाता है। यह अर्थव्यवस्था की वृद्धि या गिरावट को मापने का मुख्य मानक है, जिसे तिमाही या वार्षिक के आधार पर मापा जाता है। जीडीपी के 3 मुख्य पिलर होते हैं: उपभोग, कंजम्पशन, निवेश, इन्वेस्टमेंट, और सरकारी खर्च यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इस आधार पर किसी भी देश की जीडीपी तय होती है, जिससे अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन किया जाता है। हाल ही में जारी भारत की तिमाही जीडीपी का आंकड़ा जो है, मानक या अनुमान के मुताबिक नहीं रहा। भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे क्वार्टर में 5.4% की दर से बढ़ी, जो अनुमान 6.5% से कम है। अब हम बात करते हैं दूसरा ऑप्शन, टैरिफ, क्योंकि आजकल आप सुनते हैं कि टैरिफ वर्ड जो है बहुत ज्यादा चलन में आया हुआ है। जब से डोनाल्ड ट्रंप जी ने अमेरिका में सरकार का पदभार ग्रहण किया है, उस दिन से अमेरिका और अन्य देशों में टैरिफ वार छिड़ा हुआ है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि टैरिफ का मतलब होता है कि किसी भी देश में आयातित सामान पर एक्स्ट्रा शुल्क लगाना, जिस शुल्क को लगकर वह सामान उस देश में बिकता है, जिससे सामान महंगा हो जाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा, मैक्सिको के ऊपर 10 से लेकर 25% का आयातित शुल्क यानी कि टैरिफ की घोषणा
कर चुके हैं। वहीं मैक्सिको ने भी बदलाव की तैयारी कर चुका है और चीन ने भी उसके अपोजिट में अपने भी टैरिफ या शुल्क बढ़ा चुका है। इस प्रकार से ग्लोबली एक तरीके की टैरिफ वार की कंडीशन बनी हुई है, जिसकी चिंता में बाजार को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हुआ है, जिस वजह से बाजार को ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरह अपना काम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई। एक्चुअल आप वर्ड सुनते होंगे एफआईआई और डीआईआई। एफआईआई का मतलब होता है कि फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि ये वो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपनी बड़ी अमाउंट या बड़ी राशि को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स वेबसाइट के अनुसार ब्राजील, मैक्सिको को छोड़कर भारत में ही इस वक्त सबसे ज्यादा ब्याज दर है। अन्य देश जहां पर नकारात्मक ब्याज दर से लेकर 3 या 4% अधिकतम ब्याज दर होती है। तो देश में बड़े जो इन्वेस्टर्स एफआईआई और डीआईआई होते हैं, वह चाहते हैं कि उसके अमाउंट पर, उसकी राशि पर एक अच्छा इंटरेस्ट उस देश से ज्यादा मिले, तो वो अपने पैसे को अन्य इधर-उधर के कंट्री के बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। भारतीय घरेलू संस्थागत निवेशक वे होते हैं जो भारत के ही अंतर्गत, जैसे म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस, हेज फंड, बीमा कंपनियां, ये सभी डीआईआई के अंतर्गत आती हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो भारत के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, वह भारत के बाजार में अपनी स्थिति लगातार मजबूत करते जा रहे हैं। ट्रेंडी लाइन की वेबसाइट का अगर डेटा हम उठाकर देखें तो लगातार डीआईआई और एफआईआई के बीच पिछले 3 सालों से लगातार मार्केट में बिकवाली की जा रही है। लेकिन वहीं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने मार्केट को लगातार बहुत सहारा दिया हुआ है। अगर हम दिसंबर 2025 का डेटा म्यूचुअल फंड एमपी का लें तो लगभग 26,459 करोड़ का एसआईपी का इनफ्लो इस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भारत में बना हुआ है। और अगर हम भारतीय शेयर बाजार को समझें तो यहाँ पर दो चीजें जानी जाती हैं, एक सेंसेक्स और निफ्टी नामों से जाना जाता है। यहाँ पर कोई भी कंपनी सेबी के निर्देशानुसार अपने को रजिस्टर करती है। इसके बाद उस कंपनी का कारोबार में कोई भी इन्वेस्टर, जैसे हम और आप, अपनी छोटी या बड़ी राशि को उस कंपनी के बिजनेस मॉडल में इन्वेस्टमेंट कर कर पार्टनर बनते हैं। यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है, परंतु ध्यान देने वाली बात यह होती है कि शेयर बाजार में किसी भी कंपनी का शेयर उस कंपनी की वास्तविक वैल्यूएशन से अगर ज्यादा बिकता है, उस कंपनी के शेयर की वास्तविक कीमत से ज्यादा हो जाती है, लेकिन इससे बाजार का इन्वेस्टर समझ नहीं पाता है, जिससे वह ज्यादा कीमत पर शेयर खरीद लेता है। इसलिए इतिहास को उठाकर हम देखें तो अधिकतर कंपनियों के ओवर वैल्यूड शेयर एक समय के बाद अपनी वास्तविक कीमत या उससे नीचे आ जाते हैं। जैसे 1990 हर्षद मेहता घोटाले का कारण हो भारी गिरावट आई थी। 2000 में डॉट कॉम बबल फटने से बाजार में मंदी आई थी। 2008 में ग्लोबल फाइनेंसिंग क्राइसिस, लेमन ब्रदर्स की वजह से मार्केट में गिरावट आई थी। वहीं 2016 में नोटबंदी या अमेरिकन इलेक्शन के चलते बाजार में काफी करेक्शन हुआ था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 2019 में कोविड की वजह से मार्केट 42,200 सेंसेक्स से 25,000 के स्तर को छुआ था। लेकिन इतिहास गवाह है कि बाजार समय के साथ रिकवर करता है। फंड्स इंडिया के डेटा के अनुसार इतनी गिरावट के बावजूद भी 1986 से लेकर 2024 तक का अगर हम डेटा उठा के देखें तो सेंसेक्स ने 13.8% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ वृद्धि दर्ज की है। इससे सामान्य इन्वेस्टमेंट से लगभग 2 गुना हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि एसआईपी का इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से फ्लैक्चुएट करता है। हम उदाहरण करते हैं चिनाब नदी का। आप इस समय हमारे देश में जेएनके में चिनाब नदी पर एक पुल बना हुआ है। उस पुल की अगर हम बात करें, इस पुल को बनने से पहले जम्मू और श्रीनगर के बीच 8 से 10 घंटा समय लगता था। लेकिन वहीं इस पुल के बनने के बाद
वह दूरी 3.5 से 4 घंटे में तय हो जा रही है। लेकिन जब हम इस पुल के मध्य पर खड़े होकर 1178 फीट हाइट से नीचे देखते हैं, बहुत जोखिम भरा लगता है। परंतु मजबूत इंजीनियरिंग से बना हुआ यह पुल, जिसकी उम्र 125 साल मानी गई है। ठीक उसी प्रकार एसआईपी का निवेश भी मार्केट में गिरने के बावजूद भी मजबूत स्थिति में कैसे आता है, जानते हैं। भारतीय रेगुलेटरी सेबी के मजबूत नियम एवं फंड मैनेजर की सूझबूझ, कंपाउंडिंग के प्रभाव के कारण एसआईपी का रिटर्न लंबे समय में बेहतरीन ग्रोथ के साथ रहता है। परंतु गिरावट के बाजार में भी अब अपनी भावनाओं पर संयम रखना होगा। भारत की मजबूत वित्तीय प्रणाली पर भरोसा रखना होगा। गिरावट में क्यों एसआईपी ग्रोथ देती है, इसका भी हम उदाहरण से समझते हैं। एसआईपी करने से पहले आपको एसआईपी के सिस्टम को समझना होगा कि पूर्ण जानकारी इसकी जुटानी होगी। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.sriwealth.in पर आप जाकर आप एसआईपी की पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं कि गिरावट में लंबे समय तक गिरावट के बावजूद भी आपकी एसआईपी में अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखने से फायदा कैसे होता है। मान लेते हैं आप हर महीने 10,000 रुपए का सोना खरीदना चाहते हैं। वर्तमान में सोने का भाव 10,000 रुपया प्रति 10 ग्राम है। आप हर महीने एसआईपी की तरह सोने में निवेश करना चाहते हैं, परंतु सोने का भाव हर महीने गिरता ही जा रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले महीने जब आपने 10,000 का सोना 10 ग्राम अगर खरीदते हैं, तो वहीं आपको 10 ग्राम 1 तोले के बराबर मिल जाता है। अगले महीने सोने का भाव घट जाता है, तो आपको वह 8,000 रुपया 10 ग्राम हो जाता है। जब आप 10,000 रुपये का सोना खरीदते हैं, तो आपको लगभग 12.3 ग्राम सोना मिल जाता है। फिर अगले महीने और गिरावट हो जाती है। सोना 10,000 से घटकर 6,000 रुपया प्रति 10 ग्राम चला जाता है। अब उस महीने आप सोना खरीदते हैं, आपको सोना 10 ग्राम न मिलके 16.5 ग्राम टोटल मिल जाता है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि लगातार 3 महीना जो आपने सोना खरीदा 10,000 रुपया हर महीने का, वो 30,000 रुपये का सोना खरीद कर आपको 39 ग्राम मिल जाता है। अब जब जैसे ही सोने का भाव बढ़ जाता है, तो आपको ये मान के चलिए कि 30,000 में 39 ग्राम सोना मिल गया। एवरेजन अगर इसकी हम प्राइस की बात करें, तो वह सोना आपको प्रति 10 ग्राम 7,692 के भाव से मिल जाता है। जैसे ही सोना इस रेट से आपका ऊपर चले जाता है, आपको सोने को निवेश करने में एसआईपी की तरह लाभ होता है। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सोना को हर महीने खरीदना या एसआईपी को हर महीने गिरावट में भी खरीदने के बाद आपको लाभ किस प्रकार से होता है। वहीं अगर हम बात करें कि नीचे पर भी सोना खरीदने से आपको एसआईपी में भी ठीक उसी प्रकार लाभ होता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जिस भी प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका आपको कहीं न कहीं लाभ होता है। सिर्फ़ आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना होगा। मुझे उम्मीद है कि इस उदाहरण से आप एसआईपी के रियल इन्वेस्टमेंट को समझ पाएँगे और इस गिरावट की बाज़ार में अपनी एसआईपीज़ को बंद नहीं करेंगे। हालाँकि मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार के रिटर्न की कोई भी आदमी आपको गारंटी नहीं दे सकता है। अगर हम अमेरिकन निवेशकों की जोखिम, यानी कि जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन हर आदमी आज की डेट में अमेरिकन व्यक्तियों की तरह अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका दुनिया के सभी बड़े देशों में अपनी गिनती करता है और उसकी जीडीपी बहुत बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी है। उस देश के नागरिकों का पर कैपिटा इनकम हर कंट्री से लगभग ज़्यादा है। तो जानते हैं कि वहाँ के लोग किस प्रकार अपनी जोखिम की सहनशीलता पर काबू कर पाते हैं। अगर अमेरिकन निवेशकों का जोखिम सहनशीलता एवं कैपिटल एप्स के ज़माने में अधिकतर नागरिक अमेरिकी नागरिक की तरह धनवान होना चाहते हैं। तो वास्तव में हमें ये समझना होगा
कि हम अगर धनवान होना चाहते हैं, तो हमें अपने इमोशन को किस प्रकार से कंट्रोल करना पड़ेगा। एक उदाहरण से समझते हैं, एक गैलप सर्वेक्षण से समझते हैं कि 25 अप्रैल 2019 को न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में एक गैलप सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें 112 देश के 1.5 लाख लोगों ने भाग लिया था। उसमें पाया कि 45% अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों काफी तनाव, चिंता महसूस की, और यह परसेंटेज अन्य देशों में 35% रहा। वहीं 55% अमेरिकियों ने तनाव का अनुभव लगातार किया। अगर हम अन्य देशों की यह प्रतिशत देखें, अन्य देशों में यह 39% रहा। धैर्य बनाए रखना ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है, क्योंकि जल्दी अमीर बनने की सोच गलत फैसले की ओर ले जा सकती है। डर पर काबू पाएं, गिरावट के समय घबराकर निवेश ना बेचें, हमेशा लंबे समय के लिए सोचें, शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से प्रभावित ना हो, निवेश के फैसले तर्क से लें, ना कि भावनाओं से, नियमित निवेश करें और बाजार की स्थिति की परवाह किए बिना एसआईपी का इन्वेस्टमेंट जारी रखें। अफवाहों से बचें, सोशल मीडिया व न्यूज से प्रभावित होकर निर्णय लाने, अपने निवेश के स्पष्ट लक्ष्य तय करें, सही जानकारी जुटाएं, विविधता लाएं और सारा पैसा एक ही जगह पर न लगाएं। जैसे वॉरेन बफेट के बारे में आपको जरूर पढ़ना होगा। यूएसए में वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगर, रिक गुविन, ये तीन उद्यमी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे थे। लेकिन एक समय वॉरेन बफे से पूछा कि चार्ली मुंगर और आप तो दिखाई देते हैं, लेकिन वहीं रिक गुविन कहाँ गए? तो चार्ली बफे ने इसका जवाब यह दिया कि ठीक आज से 45 साल पहले चार्ली मुंगर, रिक गुविन और मैं बराबर जानकार थे, परंतु चार्ली मुंगर और मुझे अमीर होने पर भरोसा था, पर जल्दी में नहीं थे। वहीं रिकी गुइन जल्दी में थे, इसीलिए उन्हें आज लोग नहीं जानते। यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आप हमारे चैनल द वेल्दी मनोहर को सब्सक्राइब करें, विजिट करें। हमारी वेबसाइट में एसआईपी म्यूचुअल फंड अन्य प्रोडक्ट के बारे में पूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी नहीं लगी, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपको अंत तक हमारी वीडियो को देखने के लिए पुनः धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।